नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी कॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी टाइटल और थंबनेल देख के अंदाजा लगा चुके हैं, हम लोग बात करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जीएसटी एंड कस्टम लॉ को लेकर के। और आज की वीडियो के अंदर हम आपके जीएसटी एंड कस्टम लॉ के सेकंड चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जिसका टाइटल रहेगा जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। इससे पहले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने देखा था जो जीएसटी से पहले का टाइम पीरियड था, जिसको आप लोग प्री जीएसटी एरा के नाम से जानते हैं, या जब आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते थे, उसका पूरा का पूरा सिनेरियो हम सबने समझा था। वेट क्या होता है, जिसको आप लोग वैल्यू एडिशन टैक्स के नाम से जानते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब होता है, इस तरीके की तमाम जानकारी हमने अपने पहले चैप्टर में हासिल कर ली थी। आज हम बात करेंगे फाइनली जीएसटी को लेकर के, जो आपका सब्जेक्ट है, जिसको आप लोग जानते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से। अब एग्जैक्टली जीएसटी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं, एग्जैक्टली जीएसटी किस तरीके से आया, मतलब ये सारी बातें हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से लागू हुई, क्या जीएसटी किसी और कंट्री में भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि जीएसटी की फाउंडेशन को आज के वीडियो के अंदर हम लोग ले करने वाले हैं। और एक चीज मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीटली थ्योरेटिकल रहेगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा। तो एक बार अगर आप लोग लेक्चर देख लेंगे ना, तो उसके बाद अगर आप लोग एक दो बार रिवाइज करेंगे तो चीजें बड़ी आराम से आपको मेमोराइज हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जीएसटी की जब आप लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसकी फुल फॉर्म समझ लेते हैं, जो आप सभी को पता होगा, ऑब्वियस सी बात है। जीएसटी का मतलब होता है सर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, माने एक ऐसा टैक्स जो आपको गुड्स के ऊपर भी देना पड़ता है और सर्विसेज के ऊपर भी आपको देना पड़ता है। अगर आप लोग कोई सर्विस रेंडर करते हैं तो उस टाइम पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग कोई गुड्स परचेज करते हैं तो उस टाइम पे भी आपको गवर्नमेंट को एक टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा मैंने पहले भी बता दिया था, जब भी आप लोग जीएसटी की बात करेंगे तो जीएसटी अपने आप में इनडायरेक्ट टैक्स है। आप सभी ने पढ़ा होगा पिछली क्लास के दरमियान, पहले चैप्टर में टैक्स को हम लोगों ने दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया था। एक आपका डायरेक्ट टैक्स वाली कैटेगरी थी, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स वाली कैटेगरी थी। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस थे जिनके बर्डन को हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते, जैसे आप लोग इनकम टैक्स की बात कर लीजिए। और इसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनके बर्डन को हम लोग कहीं ना कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया, आपका जीएसटी कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, तो माने जीएसटी के बर्डन को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। ये काफी अहम और इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है, जो आपको अपने दिमाग में मेमोराइज करनी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा, अगर आप लोग जीएसटी की बात करते हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करते हैं, तो जीएसटी अपने आप में डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स रहने वाला है। इस चीज को आपको बड़े ख्याल से अपने दिमाग में रखना है कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स रहने वाला है, यानी कि जहां पर जीएसटी का डेस्टिनेशन रहेगा वो जीएसटी उसी एक तरीके से सेंट्रल या स्टेट या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट के पास जाता है। अब ये जो शब्द है ना, ये काफी कंफ्यूजन को दूर करता है। जब मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ लेके जाऊंगा, जब हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तो उस टाइम पे काफी कंफ्यूजन होगा कि जो आपका जीएसटी बना है, जैसे अगर आप लोग जीएसटी को देखते हैं तो चार तरीके से आप लोग जीएसटी को देखते हैं। अभी बता देता हूं, हालांकि समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अब सबसे पहला आपका होता है सीजीएसटी, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके बाद होता है आपका आईजीएसटी होता है, क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आप लोग बात करते हैं ना, एक होता है आपका यूटीजीएसटी। अब यहां पे देखिए इनका अपना क्या मीनिंग होता है। एक आपका होता है एसजीएसटी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी कि टोटल अगर आप लोग देखेंगे तो चार तरीके के जीएसटी होते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज को नोटिस करेंगे ना, यहाँ पे जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा, या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा, या तो यूनियन टेरिटरी वाली केस में जाएगा, तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली जो रेवेन्यू है कौन सी सरकार के पास जाएगा, कौन सी गवर्नमेंट के पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो इस तरीके की जब कंफ्यूजन आएंगी ना, तो उस टाइम पे ये वाला पॉइंट, इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये वाला पॉइंट काफी क्लैरिटी
जीएसटी हमको देने वाला है। दैट्स व्हाई ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है, मेमोराइज कर लेना है। अब बात करते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट बात की, जीएसटी हिंदुस्तान के अंदर कब लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी हिंदुस्तान में आपका 1/7/2017 को लागू हुआ था। काफी अहम डेट रहने वाली है, यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, 1 जुलाई 2017 को आपका जीएसटी फाइनली लागू कर दिया गया था हिंदुस्तान के अंदर, और जितने भी पहले आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस का कॉन्सेप्ट था उनको रिमूव कर दिया गया था। एक इंपॉर्टेंट बात और आपको यहां पे याद रखनी है, क्या जीएसटी ऑल ओवर द इंडिया हर एक हिस्से में जीएसटी लागू किया गया था? जी हां, केवल एक जगह को छोड़ के, जिसको आप लोग जानते हैं J&K के नाम से, यानी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जीएसटी 1/7/2017 को लागू नहीं हुआ था, बल्कि यहां पे थोड़ा सा डिले था। मैं आपको बता देता हूं, करीब करीब 1 वीक का डिले था। तो आपको याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जीएसटी लागू हुआ था आपका 8/7/2017 को, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, 8 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी जीएसटी लागू कर दिया गया था। एक इंपॉर्टेंट बात और आपको याद रख लेनी है, सर जीएसटी सबसे पहले किस कंट्री के अंदर लागू किया गया था? मैं आपको बताता चलूं, यहां पे आपको याद रखना है 1954 के अंदर आपका एक कंट्री है जिसको आप लोग जानते हैं फ्रांस के नाम से, ठीक है। फ्रांस सबसे पहली कंट्री है जिसने सबसे पहले जीएसटी के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया था, और इसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप लोग बात करते हैं 160 से ज्यादा ऐसी कंट्रीज है जहां पर जीएसटी इंप्लीमेंटेड है, जहां पर आप लोग देखेंगे 160 में से हिंदुस्तान का नाम भी अब शामिल है आफ्टर द 2017। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट क्लियर हो गए, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं। इसके बाद ये भी मैंने बता दिया, ये क्या है, अपने आप में आपका एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स रहने वाला है। ये काफी अहम और इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ठीक है। तो कुछ कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना है, जिनको अगर आप लोग समझ लेंगे ना तो जीएसटी को क्लैरिफाई करने में हमें कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्लियर है? तो यहां तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया है, इसके इंप्लीमेंटेशन की बात की है। अब आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, हमारा मेन एजेंडा क्या है यहाँ पे, 1/7/2017 से पहले एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ था, इसकी क्या जर्नी थी, कि क्या क्या आपके बजट में बातें हुई, क्या क्या पार्लियामेंट में बातें हुई, किस किस तरीके की असेंबली, किस किस तरीके का अमेंडमेंट हुआ, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, ये जो आपका एक आर्टिकल है, अगर आप लोग हिंदुस्तान के संविधान की बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका आर्टिकल आता है आर्टिकल 246। आप सभी को पता होगा, आर्टिकल 246 के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया था, ये 101वां अमेंडमेंट था। दैट्स व्हाई आपका आर्टिकल बना 246A। ये आपको थोड़ा याद रखना है, ये आपके जीएसटी को ही आपका इंप्लीमेंट करता है, यानी कि जीएसटी का जो डिस्कशन है वो आर्टिकल 246A के अंदर आता है, और ये आपके संविधान के अंदर 101वां अमेंडमेंट था। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, मैं अभी आपको बताऊंगा ये अमेंडमेंट कब आया था, और ये आपको थोड़ा याद रखना है 101वां अमेंडमेंट 2016 के अंदर हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट डेट्स है। अगर आप लोग बीइंग ए ग्रेजुएशन स्टूडेंट, आप सभी की फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, और चीजों की क्लैरिटी आप सभी के दिमाग में होनी चाहिए। दैट्स व्हाई हम लोग इतना डिटेल में जाकर के पढ़ रहे हैं, और काफी चीजें आगे आएंगी भी, ठीक है ना। चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं और यहां से आपको क्लैरिटी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीड ऑफ द जीएसटी की नीड क्यों पड़ी? देखिए, अगर आप लोग जीएसटी की नीड की बात करते हैं ना, तो इससे पहले हमारे हिंदुस्तान के अंदर कौन से टैक्सेस, जीएसटी से पहले अगर आप सभी को याद हो तो मैंने क्या बताया था, आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस चलते थे, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जैसे आप लोगों ने एक्साइज ड्यूटी का नाम सुना होगा, आप लोगों ने वैल्यू एडिशन टैक्सेस का नाम सुना होगा जिसको आप लोग वेट के नाम से जानते हैं, आप लोगों ने सेंट्रल सर्विसेज टैक्स का नाम सुना होगा, आप लोगों ने सर्विसेज टैक्स का नाम सुना होगा। ये अलग अलग तरीके के टैक्सेस एग्जिस्ट करते थे, और यहां पे कोई भी यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलती थी, यानी कि हर एक स्टेट है, हर एक गवर्नमेंट अपने नियम बनाए हुए हैं, स्टेट के हिसाब से नियम बदल जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप सभी को याद हो तो मैंने एक इफेक्ट बताया था, दैट इज द कास्केडिंग इफेक्ट, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था, कास्केडिंग इफेक्ट के अंदर क्या होता है सर, कास्केडिंग इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जहां पर होता क्या है, जब भी एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है और वो कंज्यूमर तक पहुंचता है ना, तो अलग अलग जगह पे वहां पे वैल्यू एडिशन होती है, और जिसकी वजह से कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगता जाता है। और इसके बारे में मैंने अपने पहले लेक्चर में डिटेल में चर्चा कर ली है। अगर आपको नहीं पता है कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है तो एक बार वहां पे डिटेल
में पढ़ लीजिएगा, वैसे मैंने बता दिया। जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगना चालू हो जाता है ना, तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। और जीएसटी से पहले हालांकि इसका सॉल्यूशन लाया गया था, जिसको आप लोगों ने क्या बोला था, आईटीसी। आईटीसी का मतलब क्या था, इनपुट टैक्स क्रेडिट था, लेकिन फिर भी हो जाता था, ठीक है ना। तो कुछ बुनियादी तौर पे आपको चीजों को समझना है। हमें जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी, तो ये आपको थोड़ा समझना है। जीएसटी की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि पहले हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो आपका टैक्स स्ट्रक्चर था, टैक्स की जो रूपरेखा थी, जो संरचना थी, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, कॉम्प्लेक्स थी, ठीक है ना। अब आपको मैं थोड़ा बताना चाहता हूं, प्री जीएसटी के अंदर यहाँ पे दो चीजें होती थी, या तो आपके पास क्या होंगे, या तो आपके पास गुड्स होंगे। आप सभी मानते हैं इस चीज को, या तो आपके पास गुड्स होंगे, या तो आपके पास कोई सर्विस होगी, ऑब्वियस सी बात है। और गुड्स के अंदर भी दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप लोग गुड्स को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, या तो आप लोग गुड्स को सेल करते हैं। और गुड्स को सेल करने के अंदर भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बन जाती है, एक आपका इंट्रा स्टेट सेल होता है, एक आपका इंटर स्टेट सेल होता है। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। देखिए, अगर आप लोग गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो पहले क्या होता था, अगर आप लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो सीधा सीधा एक टैक्स लगता था, जिसको आप लोग किस नाम से जानते थे, एक्साइज ड्यूटी के नाम से जानते थे, जो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। ये आपको ख्याल में रखना, ठीक है। तो ये आपको काफी अहम बातें बता रहा हूं, इनको आपको अपने दिमाग में जरूर रखना है कि सर जब भी आप लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करते थे प्री जीएसटी के अंदर, तो एक्साइज ड्यूटी लगता था, ठीक है। अगर आप लोग सेल करते हैं, इंट्रा का मतलब होता है एक ही स्टेट के अंदर, माने जहां पे आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है, हरियाणा में हुआ है, और हरियाणा में अगर आप लोग उसको सेल करते हैं तो वो इंट्रा स्टेट होता है। और अगर आप लोग इंटर स्टेट की बात करते हैं तो वो आपका एक तरीके से डिफर करता है, माने एक स्टेट से दूसरे स्टेट, हरियाणा से पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, या आप लोग किसी यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली में चले गए, तो इस तरीके का सीन होता है। वो किस केस में आता है, वो इंटर स्टेट के अंदर आता है। एक होता है इंट्रा स्टेट। अगर आप लोग इंट्रा स्टेट की बात करते हैं एक ही स्टेट के अंदर, तो आपका क्या लगता था, वैल्यू एडिशन टैक्स लगता था, जिसको कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट एक तरीके से लेव करता था। अगर आप लोग इंटर स्टेट की बात करते हैं तो यहां पे आपका सेंट्रल टैक्स लगता था, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, यहां पे आपका सेंट्रल टैक्स लगता था, जो किसके पास जाता था, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। ये आपके प्री जीएसटी एरा की मैं बात बता रहा हूं, थोड़ी थोड़ी बातें आप सभी को याद भी होनी चाहिए, और आपके दिमाग जहन में इन चीजों का डिस्कशन होना चाहिए। एक्साइज ड्यूटी क्या होता था, वैल्यू एडिशन टैक्स क्या होता था, सेंट्रल जो सर्विस टैक्स है, सेंट्रल गुड्स टैक्स जो लगता था, उसका क्या मतलब होता था। इसके बाद अगर आप लोग बात करते हैं, सर्विसेज टैक्स होता था एक आपका, अगर आप लोग कोई भी सर्विस रेंडर करते हैं तो यहाँ पे वही आपका सर्विस टैक्स लगता था। सर्विसेज के ऊपर आपका क्या लगता था, सर्विस टैक्स लगता था। ये आपको अपने ख्याल में रखना है। और अगेन सर्विस टैक्स भी किसके पास जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में के पास केवल और केवल वेट वैल्यू एडिशन टैक्स जाता था। इसके अलावा सेंट्रल टैक्स हो गया, या सर्विसेज टैक्स हो गया, या एक्साइज ड्यूटी टैक्स हो गया, ये सब टैक्सेस आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते थे। इनका आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो यहां पे होता क्या था कि चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, माने इनडायरेक्ट टैक्स का जो स्ट्रक्चर था ना, वो काफी कॉम्प्लेक्स था, जटिल था। ये आपको थोड़ा याद रखना है, इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर कैसा था, जटिल था। दैट्स व्हाई हमें जरूरत पड़ी जीएसटी की। समझ में आया, यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया, एक सर्विस टैक्स हो गया, एक वैल्यू एडिशन टैक्स हो गया। इसके अलावा जैसे लग्जरी टैक्स भी होता था, एंट्री टैक्स भी होता था, ऑक्टेरियो टैक्स होता था, उसके बाद सीएसटी टैक्स होता था। यानी कि ओवरऑल अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो सिस्टम है ये कैसा है माय डियर फ्रेंड्स, आपका कॉम्प्लेक्स होता था, जटिल होता था। दैट्स व्हाई वी हैव अ नीड, किसकी नीड पड़ी हमें, जीएसटी की नीड पड़ी। इसके अलावा टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था, जिसको आप लोग कास्केडिंग इफेक्ट कहते थे, तो उसकी वजह से हमें जीएसटी की नीड पड़ी। इसके अलावा कोई यूनिफॉर्म टैक्सेशन लॉ नहीं था, इसकी वजह से जीएसटी की जरूरत पड़ी। हर एक स्टेट अपने अपने नियम बनाए बैठा था, दैट्स व्हाई हमें जीएसटी की जरूरत पड़ी। कोई यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम नहीं था, दैट्स व्हाई हमें जीएसटी की जरूरत पड़ी। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन के अंदर, कास्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए हमें जीएसटी की जरूरत पड़ी। अब यहां पे देखिएगा डिफरेंट लॉ, यानी कि टैक्स लॉ इन डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स लॉ थे, दैट्स व्हाई हमें जीएसटी की जरूरत पड़ी। अच्छा, यहां पे इंक्रीज्ड कंप्लायंसेस बर्डन को हटाने के लिए हमें जीएसटी की जरूरत पड़ी, और यहां पे हायर कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से बचने के लिए
हमें जीएसटी की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। क्योंकि हाईएस्ट कैसे होगा, क्योंकि जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो उसका प्राइस बढ़ता जाएगा और गुड्स एंड सर्विसेज अपने आप में महंगी होती चली जाएंगी। दैट्स व्हाई हमें किसकी जरूरत पड़ी, जीएसटी की जरूरत पड़ी। इस बात का आपको अपने ख्याल और जहन में रखना, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी ये बात आपको क्लियर रही होगी और आपको ये भी समझ में आ गया होगा अपने आप में जीएसटी का क्या मायना, मीनिंग और अर्थ होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे और यहां पे हम लोग देखेंगे इसके बैकग्राउंड को। बैकग्राउंड से पहले हम लोग देख लेते हैं इंटरनेशनल बैकग्राउंड को। मैंने बताया सबसे पहली कंट्री 1954 में फ्रांस था, मैंने बता दिया था। तो सबसे पहला कंट्री जिसने जीएसटी लागू किया, इंप्लीमेंट किया, वो कंट्री कौन सा था, वो देश कौन सा था, फ्रांस था। 1954 में ऐसा उसने किया था। इस मुद्दे पर मैं चर्चा कर चुका हूं। इसके अलावा मैंने बताया हिंदुस्तान के अलावा 160 ऐसे देश है, ऐसे मुल्क हैं, ऐसी कंट्री हैं जहां पर जीएसटी लागू है, ठीक है ना। तो इंडिया उनमें से एक है आफ्टर द 2017। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे अगर आप लोग पॉपुलर कंट्रीज की बात करते हैं तो कनाडा ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, यूनाइटेड किंगडम ले लीजिए, उसके बाद आप लोग न्यूजीलैंड ले लीजिए। क्लियर है, ये तमाम ऐसी कंट्री है जहां पर जीएसटी काफी पॉपुलर है, ठीक है। अब इसके अलावा ध्यान रखिएगा हिंदुस्तान के अंदर इंटरनेशनल जीएसटी के मॉड्यूल को स्टडी किया गया था और इंटरनेशनल मॉड्यूल को स्टडी करने के बाद 2017 के अंदर जुलाई में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। यानी कि इंडिया ने इंटरनेशनल जीएसटी मॉड्यूल को क्या किया था, स्टडी किया था। और ये जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट आ गई, पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया, 2017 में आके बोल दिया और उन्होंने एक तरीके से अप्रूव कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इसकी जो भूमिका है ना, इसकी भूमिका अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे 1998 में आपकी बन गई थी। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। क्लियर है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो अगर आप लोग देखेंगे तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना 1986 में ही आ गया था, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास डेट 1999, जब आपका अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे, ठीक है ना। उस टाइम पे इस पर्टिकुलर जीएसटी का डिस्कशन हुआ था और 1999 का ये सफर है हमारा, वो 2017 में जाके कंप्लीट हुआ। आपको इस बात को ध्यान में रखना है और अंडरस्टैंड करना है। समझ में आया? उस टाइम पे हमारे पीएम थे नरेंद्र मोदी और फाइनेंस मिनिस्टर आप सभी को पता ही है, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। भी मैं आपके इस जीएसटी को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया था उसको थोड़ा समझाने वाला हूं। उसके बैकग्राउंड को हम लोग समझेंगे काफी डिटेल में जाकर के। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया इवोल्यूशन ऑफ द जीएसटी इन इंडिया अर्लियर डिस्कशन, यानी कि 2017 से पहले कैसे कैसे क्या क्या भूमिका रही जीएसटी की, इस मुद्दे पर मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा। देखिए, मैंने इनिशियल लेवल पे माय डियर फ्रेंड्स आप सभी को बताया था पूरा का पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल रहने वाला है। मेरी कोशिश रहेगी मैं एक एक पॉइंट को आप सभी के सामने रखूं, लेकिन आपको भी इस चीज को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और मेमोराइज करना पड़ेगा, तभी आप इन कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। बहरहाल अब बात करते हैं 1986 की, 1986 की। मैंने बताया था आपका मोड वेट करके आपका इंट्रोडक्शन था, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पता होना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप थी जब जीएसटी का जिक्र हिंदुस्तान के अंदर हुआ था। अब आपको ध्यान क्या रखना है, 1999 की बात करनी है। 1999 के अंदर पीएम थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, आप सभी जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन थे 1999 के अंदर? वाजपेयी की सरकार थी। और आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इन्होंने सबसे पहले जीएसटी को प्रपोज किया था, यानी कि इन्होंने क्या किया था, जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था, जीएसटी को प्रपोज किया था, ठीक है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात और लिखी हुई है, फॉर्मेशन ऑफ द एम्पावर्ड कमिटी ऑफ द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। क्लियर है? तो सबसे पहले जीएसटी का जिक्र हिंदुस्तान की आवाम के सामने, हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले किन्होंने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, जो 1999 के अंदर हुआ था, जो उस टाइम पे मौजूदा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। इस बात को आपको अपने ख्याल में और जहन में रखना। अब इसके बाद दौर चलता रहा, अलग अलग आपका यूनियन सत्र भी आए, उसके अलावा हम बात करेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना, सेकंड बार अगर आप लोग बात करेंगे ना 1999 के बाद, हालांकि थोड़ा सा डिस्कशन 2000 का भी है, लेकिन मैं केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। अब ध्यान रखिएगा, आपका जो अगली बार डिस्कशन हुआ 2003 के अंदर हुआ, इसको आप लोग जानते हो केलकर टास्क फोर्स के नाम से, ठीक है। अब केलकर टास्क फोर्स ने कुछ रिकमेंडेशन की जीएसटी को लेकर के। जैसे इन्होंने सबसे पहले कहा कि हमें इंटीग्रेट करना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को, सोर्स ऑफ
सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा जीएसटी को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि आप लोग कह सकते हैं केलकर टास्क फोर्स ने सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की थी और यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी किया गया था। समझ में आया? तो केलकर टास्क फोर्स ने 2003 के अंदर 2003 के अंदर यहाँ पे आपका सबसे पहले तो नहीं कहेंगे, आपका एक डिस्कशन हुआ था जहां पर इंटीग्रेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात हुई थी और आपका इंट्रोडक्शन टू जीएसटी हुआ था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करने की भी बात की गई थी, ठीक है ना, सजेस्टेड रिमूवल ऑफ द कास्केडिंग इफेक्ट। एंड यहाँ पे याद रखिएगा टैक्स रिफॉर्म के लिए एग्जैक्टली टैक्स रिफॉर्म कैसे होगा उसका रोड मैप भी कहां पे प्रोवाइड किया गया था, केलकर टास्क फोर्स 2003 के अंदर प्रोवाइड किया गया था। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब 2003 के बाद जो काफी अहम और इंपॉर्टेंट डेट और तिथि हो जाती है वो आपका 2006 और 7 का यूनियन बजट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे यूनियन बजट के अंदर 2006 और 7 के यूनियन बजट के अंदर फिनांस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, इसको याद रखना है। आपके फिनांस मिनिस्टर कौन थे? पी चिदम्बरम थे। अच्छा, काफी बच्चे कहेंगे सर वो फिनांस नहीं होता, फाइनेंस होता। देखिए एसेंट की बात होती है, आपकी प्रोनाउंसिएशन जहां पे कंफर्टेबल हो आप वो समझ लीजिएगा, फिनांस बोल दीजिए या फाइनेंस बोल दीजिए, जैसे भी आप कंफर्टेबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यार ध्यान रखिएगा जो आपके फिनांस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम थे, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, किसको अनाउंस किया था? जीएसटी को। 2006 और 2007 के यूनियन बजट की बात चल रही है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। आगे अगर आप लोग देखिएगा इन्होंने प्रपोज किया था इंप्लीमेंटेशन डेट 1 अप्रैल 2010 को, लेकिन हालांकि वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और इनका जो एजेंडा है, ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल क्लियर था, सिंप्लीफाई इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, यानी कि यहां पे एजेंडा क्या था कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको सिंप्लीफाई किया जाए, दैट्स इट, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत बुनियादी तौर पे हमने बात की, जिक्र तो 1856 का हुआ है, 86 सॉरी आप लोग क्या कहेंगे इसको, आपका 1986, मैं गलत बोल रहा हूं, 1986 को छोड़ दीजिए, 1999 अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले जीएसटी को प्रपोज किया था, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके बाद 2003 में केलकर टास्क फोर्स आया, उसके बाद जो आपका यूनियन बजट था 2006-2007 का, वहां पर आपका अनाउंसमेंट किया गया था, किसको लेकर के? जीएसटी को लेकर के, और एक डेट भी इंप्लीमेंटेशन अनाउंस हुआ था 1 अप्रैल 2010, हालांकि उस पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, ये भी एक फैक्ट है, क्लियर है। अब थोड़ा यहां पे ध्यान दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि हमारा जो संविधान है ना, इस चीज की इजाजत नहीं देता है और हमें इसके अंदर अमेंडमेंट करने की जरूरत थी, इस बात को आपको ख्याल में रखना है, समझ में आया? तो यहां पे हमें किसकी जरूरत थी? अमेंडमेंट करने की जरूरत थी, यानी कि जीएसटी रिक्वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हमें किसकी जरूरत थी? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत थी। दैट्स व्हाई मैंने बताया था यहां पे 122वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2014 के अंदर आया था। देखिए बिल की बात हो रही है, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे? 122वां, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे? 122वां अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात हो रही है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये कब आया था? आपका 2014 के अंदर आया था, और मैंने बताया था इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर 101वां, यानी कि आपका 101, यानी कि फर्स्ट आपका क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, क्लियर है, जहां पर किसको इंट्रोड्यूस किया गया था? जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और ये कहां पे हुआ था? 246 जो आपका आर्टिकल होता था उसके अंदर बाद में इसको क्या कर दिया गया था? अमेंडमेंट के बाद 246A कर दिया गया था, ये आपको ख्याल रखना है, काफी अहम जानकारी है ये आप सभी के एग्जामिनेशन के लिहाज से। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ द 122 से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2014 एंड पास किया गया था 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अंदर। ये भी मैंने पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये कब की बात है? 2016 की बात है, ठीक है। बेसिक जानकारी है, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, डेट्स आप लोग याद कर सकते हैं। मैंने केवल 3 डेट्स बताई है जो एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाली है, जरूरी होने वाली है और हर एक बच्चे को याद भी होनी चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, इससे आगे हम लोग बात करने वाले हैं जो 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके अंदर एग्जैक्टली क्या कुछ था। देखिए मैंने बताया यहाँ पे आर्टिकल 246A इंसर्ट किया गया था, पहले 246 होता था जहां पे पावर टू लेवी जीएसटी प्रोवाइड किया गया था। यहाँ पे एक और आर्टिकल आया था जिसको आप लोग बोलते हैं 279A, जो कि कहां से किससे रिलेटेड है? जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है, क्लियर। ये आपको थोड़ा याद रखना है। 246A का जो आपका आर्टिकल है वो किससे जुड़ा हुआ है? ये आपका लेवी ऑफ जीएसटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है 279 यानी कि 279 का जो अमेंडमेंट है ये आपके जीएसटी काउंसिल से जुड़ा हुआ है। थोड़ी सी बात हम लोग जीएसटी काउंसिल की भी करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से अगेन इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है, तो आपको थोड़ा याद रखना है। अच्छा, यहां पे रिमूव्ड एंटायर एंट्री टैक्सेस, लाइक जैसे एंट्री टैक्सेस, एक्साइज टैक्स हो गया, वैट हो गया, इन सबको रिमूव किया गया था। एंड कंपनसेशन टू स्टेट प्रोवाइड किया गया था, जितने भी स्टेट थे उन सबको कंपनसेशन यहां पे प्रोवाइड कर दिया गया था। 101 वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 के अंदर आया था उसकी मैं बात कर रहा हूं। क्लियर, ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। अब थोड़ा अगर आप आगे बात करते हैं, अगर आप लोग जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं, 279A की बात करते हैं आर्टिकल की, तो यहाँ पे चेयरमैन थे यूनियन फिनेंस मिनिस्टर, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जीएसटी काउंसिल के मेंबर थे, एक तो आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, जिसको आप लोग फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं, एंड स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर था, ठीक है। इनको आप यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर थे। इनके 3 रोल यहाँ पे बांटे गए थे, रिकमेंडेड, या आप कह देंगे रिकमेंडेड टैक्स रेट को, एग्जम्पशन को एंड मॉड्यूल जीएसटी लॉस को रिकमेंड करना था। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और है, लॉन्चिंग ऑफ जीएसटी की अगर आप लोग बात करते हैं तो मैंने बताया 1 जुलाई 2017 को ये इंप्लीमेंट हुआ था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप लोग जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो ये आपका 8 जुलाई 2017 को इंप्लीमेंट हुआ था, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कहां पे? सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, लॉन्च किया गया था, और इसको डिस्क्राइब किया गया एज ए हिस्टोरिकल टैक्स रिफॉर्म। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको किस तरीके से रिकॉर्ड किया गया है या इसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, तो आप लोग कह देंगे हिस्टोरिक टैक्स रिफॉर्म के नाम से इसको डिस्क्राइब किया गया। क्लियर, काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है, जो एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सब कुछ यहां पे आपको मिल रहा है, केवल आपको मेहनत करनी है अगर आप लोग अच्छे मार्क्स इस सब्जेक्ट के अंदर सिक्योर करना चाहते हैं। क्लियर, उम्मीद करता हूं यहां तक हमारा कहानी आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने पूरी एक जर्नी पढ़ी, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने माय डियर फ्रेंड्स, हमने पढ़ा एग्जैक्टली जीएसटी का मीनिंग क्या होता है, कुछ कुछ बातें जीएसटी से जुड़ी हुई हमने पढ़ी। इसके अलावा हमने देखा कि जीएसटी का इंटरनेशनल बैकग्राउंड क्या है, हमें जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी, इस मुद्दे पर भी हम लोगों ने चर्चा की, और किस तरीके से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ 2017 तक की जिक्र मैंने आप सभी के साथ किया है। क्लियर, उम्मीद करता हूं ये आपके सेकंड चैप्टर का पहला लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अभी थोड़ी बातें और करेंगे, ज्यादा लंबा तो नहीं है, लेकिन 5 या 10 मिनट का डिस्कशन और आप सभी के साथ करूंगा, जहां पे 2 छोटे छोटे टॉपिक मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर लेता हूं फटाफट से ना। आप लोग कह दीजिए बेनिफिट ऑफ जीएसटी क्या हुआ या ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी क्या हुआ। सबसे पहला तो याद रखिएगा, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था ना, तो एक स्लोगन था, क्या कहेंगे आप लोग, एक स्लोगन था। स्लोगन क्या था? एक नारा था, एक देश एक टैक्स, यानी कि 1 नेशन 1 टैक्स के नाम से आपका नारा दिया गया था, 1 नेशन 1 टैक्स। ओके, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। 1 नेशन 1 टैक्स के नाम से ये स्लोगन था जिसके साथ जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। बुनियादी, बेसिक और आसान बातें हैं। अब बेनिफिट की बात कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव की बात कर लीजिए, तो आप लोग क्या नहीं कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर, सर हमें क्या करना था, हमें बिजनेस करने में आजादी देनी थी, लोगों को मजा आए बिजनेस करने में, वो लॉ के कंप्लायंसेस में, टैक्स के बर्डन में कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड चीजों की वजह से बिजनेस के अंदर डिफिकल्टी उनको होती थी। यानी कि हमने क्या प्रोवाइड किया, प्रमोट किया, किसको प्रमोट किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को करने की आजादी मतलब आप लोग कह सकते हो आसानियत, यानी कि इसको आप लोग इस तरीके से जानते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है यहाँ पे, जीएसटी का एक मेन मोटिव ये भी था कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना, आपका टैक्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसको सिंप्लीफाई कर देना, ये आपका एक बेनिफिट था। इसके अलावा ये आप लोग कह सकते हैं कि सर कास्केडिंग इफेक्ट को यहाँ पे रिमूव किया गया था, ठीक है, ये भी आप लोग कह सकते हैं। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, 1 नेशन 1 टैक्स था, यानी कि अब कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हटा करके उसको सिंप्लीफाइड टैक्स कंप्लायंसेस बना दिया था, कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव कर दिया था, गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज करने का भी मोटिव था। और इसके अलावा आप लोग क्या कह सकते हैं, बूस्ट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप लोग बूस्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूं, 2025 की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, हालांकि अभी चेंज हो गई होगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूंगा। सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन करने वाला जो आपका स्टेट है वो कौन है, आपका महाराष्ट्र। बाकी अभी चेंज हो गया होगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन काफी टाइम पहले जब मैं आपकी इस लेक्चर को डिजाइन कर रहा था, आई थिंक काफी टाइम
हो गया है। उस टाइम पे मैंने पढ़ा था कि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा एग्ज़ैक्टली जीएसटी को कलेक्ट करता है, ठीक है? तो ये आपका एक डेटा है जिसको याद रखना। मैं बताऊँगा आने वाले लेक्चर में एग्ज़ैक्टली ये चेंज हुआ है या सेम ही डेटा है, और मैं एग्ज़ैक्टली फिगर भी आप सभी के सामने रखूँगा कितना टैक्स, ठीक है ना? मल्टीपल 3, 4, 5 स्टेट की बात कर लेंगे, जो कहीं न कहीं आप सभी के लिए एज़ अ स्टूडेंट आपको इन सभी चीज़ों की मालूमात, जानकारी होनी चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ तक आई होप कि ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन था, ये बिना बोरियत के आप सभी को समझ में आया होगा। चीज़ें आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड हुई होगी। आप सभी ने सारी चीज़ों को बड़े प्यार से, आराम से लर्न कर लिया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया माय डियर फ्रेंड्स, तो मेक श्योर करके इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और कमेंट जरूर कीजिएगा सेशन कैसा लगा। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बास, टिल द कीप लर्निंग।